ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश। ठीक है ना। इंडिया बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है। ठीक है। जो वहाँ पिछले कुछ महीनों में हुआ है, ठीक है, या अब जो हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो इन सब के कारण क्या है कि हमारे लिए इंडिया बांग्लादेश को जानना क्या है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम मेनली आपको जो सारा इश्यूज है ना कि हमारे लिए बांग्लादेश क्यों इतना महत्व रखता है, ठीक है, क्यों हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट है, कितना क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उस डायमेंशन को कवर करेंगे। ठीक है। मेनली हम उसी डायमेंशन पे फोकस करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा हम इंडिया बांग्लादेश का, अगर हम बात करें तो थोड़ा हम उसका एक है ना ब्रीफ एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, एक ऐतिहासिक उसका जो कुछ भी रहा है ना, हम लोग उसको ले लेते हैं। ठीक। उससे पहले देखिए बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में हम एक दो मिनट में बात कर लेते हैं। ठीक। देखिए बांग्लादेश में क्या था, कोई एंटी कोटा प्रोटेस्ट था। एंटी कोटा प्रोटेस्ट मतलब कि वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो 1971 के जो उनका लिबरेशन वॉर था, ठीक है, जो उनका आजादी का युद्ध था, ठीक, उसमें जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उनके जो भी आगे के जनरेशन है, ठीक है, उनको 30% जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसमें उनको वो दिया जा रहा था, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ठीक है। इसी के खिलाफ आपको सारा जो एंटी स्टूडेंट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। इमीडिएट कारण अगर हम बात करें तो इमीडिएट कारण वही था कि एंटी कोटा प्रोटेस्ट जो था, ठीक है, उसके कारण वहां पे जो तख्ता पलट हुआ, ठीक है, उसके कारण हुआ। तो देखिए अगर हम बांग्लादेश का अगर हम थोड़ा इतिहास देखेंगे ना, बंग बंधु किसको बोलते हैं? शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का संस्थापक। ठीक ठीक ठीक। देखिए तो उसको शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक बोला उनको फादर फादर ऑफ द नेशन माना जाता है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। ठीक। तो देखिए 1971 में जो बांग्लादेश जो लिबरेट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या था, इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, इसके यस। बारे में आप सब जानते होंगे, है ना। यस सर। यस सर। सुनते जाइए, ठीक है, हर बात पे वो नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा वहां पे बोलिएगा। तो देखिए तो क्या था कि 1971 के बारे में जो कुछ भी हुआ, इंडिया का जो रोल था वो हम और आप सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिएगा ना तो बांग्लादेश का जैसे 1971 में लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, और अभी हम लोग 2025 में है। ठीक है। तो लगभग क्या है, लगभग आप देखिएगा तो 54-55 साल का उनका जो भी इतिहास रहा है, ठीक है, एज ए नेशन उनका जो इतिहास रहा है, तो उसमें देखिएगा तो बहुत वोलेटाइल उनका रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये 1971 में लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, ठीक, और 1975 में ही वहां पे मिलिट्री कू हो गया, ठीक है, तख्ता पलट हो गया। ठीक। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? जो उस समय आर्मी के चीफ थे। कौन थे आर्मी के चीफ, कोई बता सकते हैं? 1975 में कौन थे वहां के आर्मी चीफ, कोई बता सकते हैं? उनका नाम था जियाउर रहमान। ठीक है। जियाउर रहमान उस समय आर्मी के चीफ थे। ठीक है, उनके नेतृत्व में वहां पे तख्ता पलट हुआ। ठीक है, और वहां पे मिलिट्री जो रूल है वो एस्टेब्लिश हुआ। ठीक। तो देखिए 1971 में वार हुआ, मतलब लिबरेट हुआ, 1975 में वहां पे कू हो गया। ठीक है। तो और ये जो कू है ना, आपको 1975 से लेकर 1990 तक चला। ठीक है। और उसका बांग्लादेश का अगर आप पॉलिटिकल इतिहास को देखिएगा तो वो काफी, मतलब एक काफी उनका हिस्ट्री जो रहा है ना, काफी मतलब ब्लडी वॉर से मतलब खूनी संघर्षों से वो रहा है। ठीक है। उसमें बहुत सारे हुए, जैसे कि आप 1975 में आपको जियाउर रहमान के नेतृत्व में आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या की। ठीक है। उसके बाद जब जाइएगा तो 1977 में, ठीक है, जो जियाउर रहमान जिन्होंने तख्ता पलट किया, उनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है। तो वहां का जो रहा है ना, इस तरीके से वहां वहां का जो सिचुएशन रहा है ना, हमेशा एक वोलेटाइल सिचुएशन रहा है। ठीक है। जो डेमोक्रेसी रहा है ना, जो लोकतंत्र रहा है ना, वो काफी कम समय तक रहा है। ठीक। और अभी भी जो एक तख्ता पलट हुआ है उनका, शेख हसीना का, ठीक है, तो उसके पीछे भी है ना एक इमीडिएट कारण तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। ठीक। लेकिन अगर उसका लॉन्ग टर्म देखिएगा तो जिस तरीके से 2008 ये 2009 में सरकार में आने के बाद, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जो उन्होंने नीतियां को अपनाया, ठीक है, जिसमें आपको
जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, ठीक है, जो नागरिकों के अधिकार होते हैं, ठीक है, जैसे बोलने की हो गई या अभिव्यक्त करने की आजादी हो गई, ठीक है, उन सब पे कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट थी लगातार प्रहार करते जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, धीरे धीरे वो सप्रेस होते होते होते, ठीक है, एक जो एंटी स्टूडेंट, जो एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट चला, ठीक है, वो सारी चीजों को क्या है का एक तरीके से समझिए तो एक निष्कर्ष निकला वो, ठीक है। इमीडिएट कारण वो था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे उनके द्वारा रिप्रेसिव और एक ऑपरेसिव पॉलिसीज को अपनाया जा रहा था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं, क्या है, बांग्लादेश का अगर आप इतिहास देखिएगा तो ज्यादातर समय तक है ना वहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा है। 1975 से 1990 तक तो वहाँ पे मिलिट्री रूल ही एक तरीके से था, ठीक है। उसके बाद जब आइएगा तो बांग्लादेश में कौन 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 सी दो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैंने बता सकते हैं कोई भी? बीएनपी और अवामी लीग से। अवामी बीएनपी। ठीक है, बीएनपी और अवामी लीग। शेख हसीना किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? अवामी। अवामी। ठीक है, ये है शेख हसीना, ठीक है, और ये है आपको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसके लीडर कौन है, बता सकते हैं कोई भी? खालिदा जी। खालिद जी, हाँ, खालिदा जी है, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश 1975 से लेकर 1990 तक तो वहां पे मिलिट्री रूल रहा, ठीक है। उसके बाद जब वहां पे डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया गया तो जो पावर है ना, पॉलिटिकल पावर है ना, आपको इन्हीं दोनों के बीच में रिवॉल्व किया है, ठीक है, खालिद जिया और शेख हसीना के बीच में, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, चाहे जो वीडियो पिछला दिए उसमें अगर आप देखे होइएगा तो यहाँ पर है ना दो पॉलिटिकल पार्टीज है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अवामी लीग। इनका जो स्टैंड रहता है ना, ठीक है, ये इनका स्टैंड थोड़ा प्रो इंडिया होता है, ठीक है। और ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जो जमात इस्लामी का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जिनका क्या होता है पाकिस्तान में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के जो आपको उग्र तत्व हैं, ठीक है, उनके साथ उनका क्लोज लिंकेजेस होता है, ठीक है। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, उसमें हमेशा आपको जो जमात इस्लामी है, ठीक है, या जमात जिसको बोला जाता है बांग्लादेश, ठीक है, उनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इनका जो झुकाव होता है ना आपको, ठीक है, ये आपको पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं आपको जो इस्लामिक रेडिकलिस्ट हैं, ठीक है ना, उनके तरफ उनका जो झुकाव है थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या उनका जो इंडिया के प्रति जो नीति होती है, ठीक है, उसको भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करा है। हम आगे बताएंगे वो कैसे प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, और दोनों का जो अगर हम इंडिया के टुवार्ड जो उनका नीति रहा है, ठीक है, इंडिया के टुवार्ड जो उनका फॉरेन पॉलिसी रहा है, दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। दोनों में कहीं ना कहीं क्या है कि एक वो क्या बोलते हैं कि दोनों अलग अलग तरीकों से इंडिया के प्रति उनका रुख है, ठीक है ना। तो हम उसके बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हम आपको कारण बताएं वो क्यों है। क्यों है, क्योंकि वहां पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है ना, उनका वहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी पे थोड़ा से ज्यादा होता है, ठीक है, और वो टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है, वो ज्यादा टिल्टेड होते हैं, ठीक है। और हुआ भी है, जब जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आई है ना, तब तब वहां पे आपको रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। तब तब वहां पे आपको जो एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज है, ठीक है, वो बांग्लादेश से पास्ट में किया गया है, ठीक है। तो जब जब ये बीएनपी आती है, ठीक है, तो हमारे लिए वो है ना, इंडिया के लिए है ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का तो आपको कारण बता दिए कि वो क्यों हमारे मतलब इंडिया के प्रति उनका ऐसा रुख है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवामी लीग, ठीक है ना। अगर अवामी लीग प्रो इंडिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। तो क्या कारण है, आप में से कोई बता सकता है? कोई हिस्टोरिकल कारण इसके पीछे बता सकता है आप में से कोई भी? यस सर, बांग्लादेश का जब उदय हुआ था ना, हम्म। तो भक्ति संगठन शेख मुजीबुर रहमान को मतलब सहायता वगैरह दिया गया था प्राइम ठीक मिनिस्टर है। के द्वारा। ठीक है। तो देखिए, तो शेख हसीना जैसे कि क्या बोले कि वो किनकी बेटी है, वो आपको शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है ना, उनकी वो बेटी है। और जब 1975 में शेख हसीना, पहला बार ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, कि शेख हसीना के मदद के लिए भारत आगे आया है, ठीक है।
शेख हसीना जब भी मुसीबत में पड़ी है ना, ठीक है, तो भारत उनके लिए हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है, जैसे हम आपको बताया 1975 में कू हुआ, तो वहां पे मिलिट्री कू हुआ था ना, तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उनके जो परिवार के और सदस्य थे, ठीक है, उनके और जो बच्चे थे, ठीक है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, शेख हसीना, ठीक है, उस समय वहां नहीं थी। ठीक है, तो शेख हसीना बच गई। ठीक है, और उसके बाद शेख हसीना को भारत में शरण दिया गया था, शेख हसीना और उनकी एक और सिस्टर, ठीक है, दोनों को भारत में शरण दिया गया। तो इसके कारण वो कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति उनका है ना एक पर्सनल जो ग्रेटिट्यूड है, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप टाइमलाइन को अगर आप देखिएगा ना, बीएनपी जो पावर में रही और अवामी लीग जो पावर में रही, ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि 1975 से लेकर 1990 तक, ठीक है ना, क्या था, इस समय तक एक तरीके से क्या था, मिलिट्री रूल था। ठीक है, लेकिन 90s के बाद वहां पे जब डेमोक्रेसी रीस्टोर, ठीक है, तो 1991 में इलेक्शन हुआ, तो 1991 से लेकर 1996 तक, ठीक है, और 2001 से लेकर 2006 तक जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पावर में रही उसका नाम था बीएनपी। ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनका स्टांस क्या रहा है, इंडिया वो के तरफ थोड़ा उनका झुकाव कम रहता है। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ उनका टिल्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो फेज है 10 साल का, उसमें बीएनपी पावर में थी। ठीक है, और लेकिन अब इंडिया बांग्लादेश का अगर आप गोल्डन फेज बात कीजिएगा ना रिलेशन का, ठीक है ना, तो वो आपका जो फेज रहा ना, वो आपको 2009 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2009 के बाद का जो पीरियड था, ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि गोल्डन फेज था। ठीक है, गोल्डन फेज ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें जैसे कि हम क्या बोलेंगे, पर्सनल जो उनका जो रहा है, ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 2009 ऑनवर्ड्स अगर आप देखिएगा तो भारत में किसकी सरकार थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी ना, है ना, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या था वहां पे, सोनिया गांधी थी, मतलब यूपीए की चेयरपर्सन थी। ठीक है, और मतलब कांग्रेस पार्टी उसको मतलब लीडिंग पार्टी थी उस कोalition की, तो वहां पर उनका जो एक पर्सनल जो रैपो था, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। ठीक है, अगर हम इंडिया बांग्लादेश का जो 2009 के ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर उसके पीछे यही रहा। ठीक है ना, कि शेख हसीना का जो उनका जो पर्सनल जो भी उनका इतिहास रहा है, ठीक है, जब जब भारत ने मदद की, चाहे इंदिरा गांधी रही, ठीक है, चाहे 2009 के बाद कौन है, सोनिया गांधी रही, तो मतलब उनके जो परिवार है ना, इंदिरा गांधी का जो परिवार है ना, उनके साथ, ठीक है, शेख हसीना का एक काफी कॉर्डियल रिलेशन रहा है। ठीक है, तो उसी समय में जब कांग्रेस में, हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, वहां पे शेख हसीना की सरकार आई। ठीक है, तो दोनों दोनों ने मिलके, ठीक है ना, जो इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन था, ठीक है, उसको एक अलग फेज पे दोनों लेके गए। ठीक है, हम आगे बताएंगे उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, तो 2009 के ऑनवर्ड्स का जो फेज होता है उसको गोल्डन फेज ऑफ आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में देखिएगा तो 2009 से 14, ठीक है, यूपीए की सरकार रही। 2014 के बाद जब नई सरकार आई, ठीक है, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी क्या किया, ये जो रिश्तों में जो सुधार आया था ना, ठीक है, उसको वो और आगे लेके गए। ठीक है, उसको वो 2 कदम और आगे लेके चले गए। अगर उसके पीछे आप देखिएगा तो जैसे ही वो सत्ता में आए 2014 में, तो 2014 में जब वो सरकार में आए, तो उनके पास क्या था कि गठबंधन की सरकार का लिमिटेशन नहीं था, है ना, उनके ऊपर वो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड कर सकते थे। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप पिछला हम जो रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किए थे, अगर आप उसको देखे होंगे, तो उसमें हम बताए हैं कि आपको 2000, ये क्या बोलते हैं, 2000 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उन्होंने भी जो हमारा जो बाउंड्री, जो हमारा सेटलमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ 2015 में, ठीक है ना, उन्होंने कोशिश की थी। ठीक है, मनमोहन सिंह ने भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसको नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने तो उनके पास ये कोलिशन का लिमिटेशन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने सरकार में आते ही 2014 में सरकार आई, 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
पास हुआ, ठीक है, बिल पास हुआ, जिससे जो हमारा ये बांग्लादेश के साथ इस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट था, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका हम लोगों ने एक निवारण किया, ठीक है। तो यही हम बता रहे हैं कि 2014 के बाद ये जो 2009 से ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार का, ठीक है, वो और आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल इश्यूज थे, ठीक है, जो ऐतिहासिक कारण थे जो दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कहीं ना कहीं बार बार एक खटास डालने का काम करते थे, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसको हटाया गया, ठीक है, जिसमें पहला काम किया गया आपको यही, ये जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट था हमारा, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ, उसको हमने पहले खत्म किया, ठीक है। दूसरा हमने ये किया कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, उसमें हमारा समुद्री सीमा को लेके, ठीक है, समुद्री सीमा को लेके हमारा बांग्लादेश के साथ एक डिस्प्यूट काफी समय से चलता आ रहा था, ठीक है। तो दोनों देश उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए वो लोग कहाँ गए थे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड की जो कैपिटल है ना, ठीक है, वहां पे वो स्टेब्लिश है परमानेंट कोर्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो वहां पर दोनों देश पीसीए को अप्रोच किए थे, तो वहां पे जो जजमेंट आया था ना, इंडिया बांग्लादेश का जो बे ऑफ बंगाल में जो समुद्री सीमा को लेके, मैरी टाइम बाउंड्री को लेके जो डिस्प्यूट था, ठीक है, जिसको लेके वो पीसीए हेग में गए, ठीक है, तो उसका जो फैसला आया, ठीक है, तो फैसला आपको इंडिया के विरोध में आया, ठीक है, लेकिन इंडिया ने उस फैसले को माना, ठीक है। और ये जो दूसरा जो हिस्टोरिकल इशू था, ठीक है, हमारे और बांग्लादेश के बीच में मैरी टाइम बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, उसको भी दोनों देशों ने मिलकर उसको भी उसका भी निवारण कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2009 से ये जो फेज चला ना, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि 2024 तक, ठीक है, अगस्त 2024 तक, ठीक है, जब तक वहां पे कू नहीं हुआ, तब तक वो एक तरीके से क्या था, ये 15 साल जो रहा है गोल्डन फेज रहा है, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का। हम आगे बताएंगे कि ये 2000 खासतौर से 2014 आने के बाद, ठीक है, कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा ना, तो ये पूरा आप एक तरीके से हिस्टोरिकल आपको एक ओवरव्यू है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको कि जब खालिद जिया की सरकार आई 2001 से 6 के बीच में, तो हमारे लिए किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न हमारे लिए वो पैदा किया था, ठीक है। वो हम आगे आपको सब कुछ हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपको किस पे, इसका महत्व क्या है ना, इंडिया बांग्लादेश का महत्व क्या है हमारे लिए, ठीक है। आप लोग में से चलिए कोई बता सकता है क्या महत्व है, कोई बताइए, कोई भी बताइए, पर आप लोग तो जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, इसलिए ट्रेड ट्रेड रिलेशन सर, रिलेशन है 14 बिलियन। सर, साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सर बांग्लादेश। हाँ ठीक है, और बताइए। और इंडिया बांग्लादेश का सर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर चाइना। ठीक है, चलिए अब तो ये तो आप इकोनॉमिक डायमेंशन बताएं, और भी कुछ। नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ सर, सिक्योरिटी। नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेबिलिटी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में सही बोला, ठीक है। और कुछ, और भी डायमेंशन है आपके पास तो बताइए। सिक्योरिटी कोऑपरेशन सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करते हैं किसके किसके बीच में? भारत म्यांमार। हाँ कह सकते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीलेटरल फोरम सर, सार्क और बिम्स्टेक। और इंडियन हाँ, ओशियन रीजन में कॉपरेशन सर। इंडो पैसिफिक जो एक हो रहा है वही ना। यस। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैक्सिमम बातें पता ही है, ठीक है। अब हम उसी को क्या करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक वे हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। ठीक है,
हिंदी में इसको बोलेंगे भू राजनीतिक, ठीक है, और भू रणनीतिक महत्व। देखिए, सबसे पहला अगर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, तो इंडिया का किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, बता सकते हैं? बांग्लादेश सर, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा, ठीक है, इंडिया क्या करता है, काफी लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, है ना। तो जब ये बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है ना, तो हमारे लिए भी कुछ कुछ ना कुछ तो इशू आएगा ही ना, ठीक है। तो वो हमारे लिए भी क्या है कि इशू क्रिएट पास्ट में होता रहा है इसके कारण, ठीक है। तो आप देखिएगा ना, जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ठीक है, तो बहुत सारा एरिया ऐसा है ना कि वहां पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या वहां पर आपको थोड़ा सिक्योरिटी उस तरीके से आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे नदी है, नाले हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि इस तरीके से है ना, एक लिमिटेशन आता है, ठीक है। और हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर क्या है, बांग्ला सबसे बड़ा बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर है क्या है, वो पोरस, ठीक है ना। बहुत सारे जगह पे वो फेंसिंग वहां पे करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जहाँ पे फेंसिंग नहीं भी हुआ है, जो लैंड बॉर्डर भी है, ठीक है, वहां भी फेंसिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे कि वो किस तरीके से अभी वो डिस्प्यूट का कारण बना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोरस बाउंड्री है ना बांग्लादेश के साथ, ठीक है, वो हमारे लिए एक कंसर्न रहा है, ठीक है। वो कंसर्न क्यों रहा है, वो कंसर्न रहा है हमारे लिए इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ क्या है, इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, अवैध जो प्रवास होता है, ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है, स्मगलिंग, ठीक है। तो मतलब ये सब जो हम हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो एक कंसर्न रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा पोरस बाउंड्री है ना बांग्लादेश के साथ, तो हमारे लिए ये जो हमारा ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे जो कंसर्न रहता है, स्मगलिंग का हो, चाहे आपको आ, सुनते होंगे आप स्मगलिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है, काउंटर फिटिंग नोट्स, ठीक है, जो जाली नोट्स होता है, ठीक है, या मवेशियों का जो स्मगलिंग किया जाता है, ठीक है, या इलीगल इमिग्रेशन, कुछ कुछ साल पहले आप कुछ टेररिज्म, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेशन जो आप देखे होंगे कि रोहिंग्या ये सबको लेके जो कुछ साल पहले भी इशू इशू चला था, ठीक है, या अब भी उसके बारे में पॉलिटिकल सर्कल में जो भी पॉलिटिकल बयानबाजी की जाती है, ठीक है ना, रोहिंग्या को लेके। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या है कि एक सोर्स ऑफ जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ठीक है, वो एक हमारे लिए एक कंसर्न रहा है, ठीक है, जो हमारा लॉन्ग बॉर्डर है बांग्लादेश का, उसके कारण, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमको इनके साथ क्या है, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए क्या है कि हमको उनके साथ एक बेहतर रिलेशन बना के रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब तो ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा अगर आप देखिएगा इसी में, ठीक है, तो आपको दूसरा आ जाएगा टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, आतंकवाद और उग्रवाद, ठीक है। सर एक डाउट था, बोलिए। रोहिंग्या का संबंध सर म्यांमार से है ना? दोनों म्यांमार से? म्यांमार कोई बता सकते हैं, इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं कोई? दोनों कंट्री से है ना, देखिए, वहां से भी है और कंसर्न उनका उनके साथ ही है, लेकिन वो भाग के कहाँ गए थे, बांग्लादेश गए थे ना। जी। तो फिर वहां से वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, ठीक है, वहां पे वो लोग सेटल हुए थे, ठीक है, जब उनको म्यांमार से जो उनके साथ प्रोसिक्यूशन किया गया था, ठीक है, उन पे जो अत्याचार किया गया था उसके बाद, ठीक है। तो टेररिज्म एंड वो रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए भी, ठीक है, वो भी हमारा ये जो एस्पेक्ट है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, तो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हम आपको क्या बताएं, आपको ऊपर बताएं ना हम आपको कि ये जो 10 साल था ना, 1991 से 1996 और 2001 से 2006, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में थी, ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि वहां पर जब वो सरकार में आती है तो रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। वो क्यों बढ़ता है, हम आपको कारण बताएं कि वो जमाती जो है, ठीक है, उनके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका एक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक।
तो वही होता है, जब वो सरकार में आए थे ना, खास तौर से 2001 से 2006 का जो बीच था ना, ठीक है, पाकिस्तान तो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सोर्स था ही, ठीक है, सीमा पार आतंकवाद इसको बोलते हैं। लेकिन 2001 से 2006 के बीच का जो पीरियड था ना, उसमें बांग्लादेश भी हमारे लिए एक सीमा पार आतंकवाद का एक स्रोत बना था, ठीक है, 2001 से 2006 के बीच का जो समय था, ठीक है। आप उल्फा का नाम सुने हैं? अब तो न्यूट्रलाइज हो गया है। यस सर। उल्फा का नाम सुने हैं ना, जो असम में जो इंसर्जेंट। नॉर्थ ईस्ट यस साइड है। हाँ, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आपको एक उल्फा का उदाहरण दिए, उसी तरीके से मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या था, अब तो रहा इंसर्जेंसी कंट्रोल में है ना, लेकिन एक समय क्या था कि वहां पे काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव थे, ठीक है। तो हाँ, मैं, एनएससीएन था, एनडीएफ भी था। हाँ हाँ, एनएससीएन हो गया, वो बोडो फ्रंट वाले हो गए, ठीक है, एनडीपीएफ हो गए, ठीक है, उल्फा हो गया। तो उन सब के लिए है ना, बांग्लादेश ने एक सेफ हेवन बन गया, ठीक है। वो लोग अटैक करते थे और बांग्लादेश भाग जाते थे, ठीक है, या म्यांमार चले जाते थे, ठीक है। तो बांग्लादेश उनको है ना एक तरीके से आश्रय प्रदान करता था, जैसे पाकिस्तान करता है ना, ठीक है। उस तरीके से बांग्लादेश उनको उस समय ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंसर्जेंट ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, उनको एक आश्रय प्रदान करता था, ठीक है। तो उस समय मतलब मतलब इस तरीके से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक बांग्लादेश भी है ना, एक फ्रंट पे पाकिस्तान था, ठीक है, दूसरे फ्रंट पे बांग्लादेश। तो हम दोनों फ्रंट से है ना, हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न था, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप थे, वो सब लोग यहाँ पे उस समय बहुत एक्टिव थे, ठीक है, वो पूरा ऑपरेट वहीं से करते थे, ठीक है। तो ये 2001 से जो 6 का पीरियड था, ठीक है, इसलिए इस पीरियड में, ठीक है, बहुत सारा जो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन था वो कह सकते हैं कि एक तरीके से लोवेस्ट फेज पे गया था, ठीक है। तो और उस समय का अगर आप देखिएगा जो भी न्यूज वगैरह है, तो उसमें असम के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था, ठीक है, कि बांग्लादेश इनको एक सेफ जो हेवन है, ठीक है, उनको एक आश्रय प्रदान करता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में उल्फा वगैरह जो है, ठीक है। तो ये असम के चीफ मिनिस्टर का एक ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट भी है, जो आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा इंटरनल जो सिक्योरिटी है, थ्रेट्स है, ठीक है ना, उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, हमारा बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध होना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इंडिया बांग्लादेश में क्या है, कितने आपको मेजर रिवर्स हैं जो दोनों दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कोई बता सकते हैं? 54 सर। क्लास में भी हम साथ बताया था आपको पिछले वाले में, ठीक है ना। लगभग 54 इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, सीमा पार नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनके बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, मतलब हमारे लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, ठीक है ना। तो बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए हमको इनके साथ क्या है कि बेहतर संबंध हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो जो वाटर सिक्योरिटी वाला इशू जो कुछ भी है, ठीक है ना, वो एक इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हम 54 जो हमारा ट्रांस बाउंड्री है, ठीक है, जो रिवर से सीमा पार नदियां हैं बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, उसमें से अगर आप देखिएगा तो जो गंगा है, ठीक है ना, 1996 में एक सिर्फ नदी है गंगा, ठीक है, जिसको शेयरिंग को लेकर, जिसके रिवर वाटर को शेयरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है। तो 54 नदी में से सिर्फ एक नदी ऐसा है जिसके वाटर को शेयरिंग को लेकर, ठीक है, जिसके पानी के आपस में साझेदारी को लेकर, ठीक है, दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ पड़ा है, ठीक है। जो वो एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, आपको 1996 में साइन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाटर सिक्योरिटी के लिए हमारे, ठीक है, हमारा जो इंडिया बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, वो बेहतर एक रिलेशन बना के रखना जरूरी है, ठीक है। अगर वैसे भी अगर हम देखेंगे ना, तो बांग्लादेश यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप मैप देखिएगा ना, तो क्या है, आपको बांग्लादेश आपको लो राइपेरियन स्टेट है, ठीक है ना, तो बांग्लादेश वैसे वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रीजन के स्टेबिलिटी के लिए है ना, जरूरी है कि हम इनके साथ, ठीक है, जो हमारा रिलेशन है उसको हम बेहतर रखें। एक डायमेंशन आपको ये हो गया, जो ट्रांस बाउंड्री रिवर जो हम शेयर करते हैं, ठीक है, उनके साथ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा और इसके पॉइंट्स पे जाइएगा, ठीक है, तो क्या बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल रीजन में स्टेब्लिश है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंडिया के लिए, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है,
ठीक है। इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ठीक है। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन अगर आप देखेंगे तो क्या है, पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक रीजन एक काफी इंडिया का मतलब इंडिया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक मतलब उसका काफी ज्यादा उस पर बात होता है, ठीक है ना। जब हम मतलब इंडो पैसिफिक रीजन का, ठीक है, काफी ज्यादा सरकार की पॉलिसी का उस पर एम्फेसिस रहता है, ठीक है। चाहे आप क्वाड की बात करें, चाहे आप इंडिया फ्रांस को लेकर बात करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको इंडो पैसिफिक रीजन आपको न्यूज में आता ही आता है, ठीक है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन को जो हम सेफ और सिक्योर और स्टेबल रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या है ना कि हमको बांग्लादेश के साथ क्या है कि हमको एक बेहतर रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी हो सकता है। और इंडिया इंडिया बांग्लादेश आप जानते हैं कि ऑलरेडी वो लोग क्या है, इन दोनों देश के बीच में कुछ डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी ऑलरेडी हो रहे हैं, ठीक है। कोई नाम बता सकते हैं? संप्रीति, संप्रीति, मिलन। मैत्री। हाँ हाँ, ठीक है ना। वो साझा। हाँ हाँ, तो इस तरीके से क्या है कि हमारा एक पूरे एक मतलब डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या हम जो हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो इंडो पैसिफिक रीजन पे जो स्पेशल एम्फेसिस रहा है कुछ सालों से, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, हमारा इंडिया बांग्लादेश के सॉरी बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर होना, ठीक है, वो हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा ना तो ये पूरा आपका एक जियो पॉलिटिकल आपको एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको कि एक्ट ईस्ट इन सब कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट वो सब के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जियो पॉलिटिकल आगे हम उसको एक अलग डायमेंशन में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारा जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इन सब कारणों से, ठीक है, ये जो आगे चल के हमारे लिए थ्रेट्स उत्पन्न हो सकता है, एक खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, हमको बांग्लादेश के साथ एक बेहतर रिलेशन बना के रखना हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो हमारे लिए वो एक इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, आंतरिक और बाहरी, ठीक है, दोनों एक थ्रेट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, जैसा पास्ट में भी हुआ हुआ है, ठीक है, जो हम आपको एग्जांपल भी दिए हैं, ठीक है। और इलीगल माइग्रेशन जो होता है, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए ऑलरेडी क्या है कि एक कंसर्न है, ठीक है ना। तो आप असम में भी क्या देखते हो, असम में भी उसको लेके क्या इतना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो, है ना, जिसके बाद आपको असम अकॉर्ड ये सब साइन होगा, ठीक है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन भी है, ठीक है, वो हमारे लिए भी क्या है कि एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी तो है ही ना, थ्रेट तो है ही ना, ठीक है। सामने आप उदाहरण देख रहे हैं असम का, पास्ट में आप देखें, ठीक है, वहां पे किस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ठीक है। उल्फा उल्फा का जो जन्म हुआ आप उसी से आप ट्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप अभी जो म्यांमार मणिपुर में जो हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्या है कि जो म्यांमार से जो इमिग्रेंट्स आए थे, ठीक है, वो भी एक फैक्टर बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, उसको बेहतर करने के लिए, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से हमको अपना बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, वो हमको बेहतर रखना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो आप लोग बता रहे थे ट्रेड ये सब वाला बता रहे थे ना, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप में से कोई बोले ना कि अगर हम पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का बात करेंगे, ठीक है, पूरे साउथ एशियन रीजन का बात करेंगे, तो जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो ट्रेड होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पूरे रीजन में अगर पूरे साउथ एशियन रीजन में अगर भारत किसी देश के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है तो वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको पूरे साउथ एशियन रीजन का, ठीक है, जो 35% ट्रेड है, ठीक है, 35% ट्रेड ऑफ इंटायर साउथ एशियन रीजन, ठीक है, वो होता है बांग्लादेश के साथ। ट्रेड सरप्लस है कि ट्रेड डेफिसिट है, बता सकते हैं भारत यहाँ पे बांग्लादेश के साथ? सरप्लस है सर। सरप्लस है। ठीक है ना। तो ये भी जो एक तो साउथ एशियन रीजन में क्या है कि आपको जो टोटल ट्रेड होता है उसका 35% जो है, ठीक है, वो हम कहाँ से करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर आप दूसरा डायमेंशन देखिएगा तो हम क्या है, ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ, ठीक है।
अगर आप डेटा अगर देखना चाहेंगे तो 2024 में है ना, ठीक है, 11 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ था। ठीक है, 2024 में 11 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ था। ठीक है, एक तो डायमेंशन इकोनॉमिक में हो गया ट्रेड का। ठीक है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों है सर 11 हाँ हाँ, सब मिला के है, ओवरऑल है। ठीक है, बिलियन। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं टूरिज्म पे। बांग्लादेश है ना, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म था भारत का 2023 में। ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, 2023 में, 2023 में आपको जितने भी टूरिस्ट आए थे, ठीक है, मतलब इंडिया में, उनमें सबसे ज्यादा शेयर किस देश का था? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, लगभग 22% फॉरेन टूरिस्ट जो आए थे ना 2023 में, ठीक है, वो आपको कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ये जो टूरिस्ट जो आते हैं बांग्लादेश से, तो वो यहाँ पे मेनली किस पर्पज से आते हैं, बता सकते हैं आप में से कोई? मेडिकल टूरिज्म। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, तो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी, ठीक है, जो बांग्लादेश है हमारा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो आपको ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया। ठीक है, इसी में आप एक और डेटा लिख सकते हैं कि 2024 में जो हम आपको बताएं कि 11 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ था। ठीक है, तो अगर आप इंडिया का ओवरऑल जो ट्रेड है, ठीक है, इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड है, उसमें अगर आप बांग्लादेश का अगर आप कंट्रीब्यूशन अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो वो क्या है? 2.6%। ठीक है, मतलब इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड था 2024 में, ठीक है, उसमें बांग्लादेश का शेयर 2.6% था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, ट्रेड हो गया, टूरिज्म हो गया, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों बेहतर रिलेशन बांग्लादेश के साथ बना के रखना जरूरी है। ठीक है, उसी में एक और डायमेंशन आप ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, अडानी का कहाँ पर है प्लांट जो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा था? बता सकते? झारखंड में, झारखंड में। हाँ, गोड्डा। ठीक है, हम्म। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया बांग्लादेश इंडिया को है ना, ठीक है, काफी अच्छे अमाउंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है। ठीक है, लगभग 660 मेगावाट। ठीक है, इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको, बांग्लादेश को इंडिया वो कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और उसी में जैसे कि हम बताएं कि जब से ये जो वहां पे रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, या जो मूवमेंट खड़ा हुआ, मतलब अभी जो नई सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, मोहम्मद यूनिस जिसके केयर टेकर है, ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं, तो इस सरकार बनने के बाद अडानी जो गोड्डा से जो उनको बांग्लादेश को जो पावर सप्लाई कर रहा था, ठीक है, अडानी का पावर प्लांट, तो वहां से भी उनको जो ड्यूज है, उनका जो बकाया है, ठीक है, उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा वहां पे पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, और वो सिर्फ बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ही के उद्देश्य से ही उसको वहां पे बनाया गया। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर वहां पे वो प्लांट ऑपरेट होना बंद हो, ठीक है, तो नुकसान यहाँ पे किसको होने जा रहा है? वहाँ वहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है, ठीक है, उसको होगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, हमको बांग्लादेश के साथ, ठीक है, हमको बेहतर बना के रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आपको एक ये इकोनॉमिक अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसमें ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बार जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये जो चाइनाज फैक्टर है, ठीक है ना, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। जो हम आप अगर पिछला रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा तो उसमें हम बताए हुए हैं, ठीक है, कि चाइना का जो रोल है, ठीक है, ये पूरे साउथ एशियन रीजन में किस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और वो किस इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना अपना पूरे साउथ एशियन रीजन में वो किया है, पांव पसारा है, उसका नाम स्ट्रिंग बता ऑफ सकते पर्ल्स। BRI स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। BRI हैं? नहीं, BRI बोलिए। ठीक है, आप बिल्ड इनिशिएटिव। हाँ हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है ना, तो इस तरीके से चाइना का आपको सारे कंट्रीज के साथ आपको इकोनॉमिक रिलेशंस भी बेहतर है, ठीक है, और डिफेंस रिलेशंस भी बेहतर है। ठीक है,
तो इसलिए भी, और अगर आप इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन को देखिएगा ना, ठीक है, तो वो एक अकेला उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक है, पूरे नेबरहुड में, ठीक है, अगर पूरा हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, तो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन ही ऐसा रहा है ना, जिसने कहीं ना कहीं आपको ये जो चाइना फैक्टर है, ठीक है, उसको बैलेंस करके रखा है, ठीक है। बांग्लादेश, ये जो हम आपका बताएं, शेख हसीना जो सरकार में आई 2009 से लेकर 2024 तक, बांग्लादेश कभी भी ओवर्टली चाइना चाइना कार्ड नहीं खेला, ठीक है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश करते हैं, ठीक है, कि वो हार्ड हार्ड बार्गेन करने के लिए वो चाइनीज कार्ड खेलते हैं, ठीक है, वो चाइना के पास क्लोज, मतलब वो क्लोज होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या क्लोज दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया के साथ कुछ हार्ड बार्गेन हम कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें बांग्लादेश का उदाहरण देखिएगा ना, तो बांग्लादेश दोनों जो लार्ज उनका जो पार्टनर है, एक तरफ चाइना और एक तरफ हम, ठीक है, दोनों के साथ कहीं ना कहीं वो रिश्तों को है ना बैलेंस करके रखा, संतुलित करके रखा, ठीक है। उन्होंने कभी, जब शेख हसीना की सरकार थी, तो वो कभी ओवर्टली है ना चाइनीज कार्ड नहीं खेला उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से जो चाइनाज फैक्टर है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको भी कर्टेल करने के लिए हमको बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर बना के रखना जरूरी है, ठीक है। ये हम जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक बता दिए, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हम आपको बता दिए, ठीक है। अब तीसरा हम आपको बताते हैं कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम इसलिए आप लोग को बोले थे मैप देख के आने के लिए, ठीक है, हम आप मैप पे थोड़ा चलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। अब आप लोगों ने इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ है, आपको पता लग गया ना? यस सर। ठीक है, ये आपको ठीक है, एक मिनट, जूम जूम कर रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ठीक है, उसको हम चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है, जो आपको सिक्किम और भूटान के नीचे जो आपको दिख रहा होगा, है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। तो यहाँ पर अब मैप को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, पूरे जो बाकी पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, मेनलैंड हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो बाकी जो पार्ट है इंडिया का, ठीक है, उससे उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है वही कर रहा है, ठीक है। और अब नीचे आप थोड़ा मैप को देखिए, अगर आपको मिजोरम से अगर आपको वेस्ट बंगाल जाना है, देख रहे हैं मैप, आप लोग देख रहे हैं? जी सर। यस सर। तो देखिए, जो हम आपको बताया ना कि नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, मिजोरम से आप वेस्ट बंगाल के बीच का आप डिस्टेंस देखिए अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाते हैं, या त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल के बीच का डिफरेंस देखिए अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाते हैं, दिख रहा है आपको? दोनों ये, अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाते हैं तो कितना हमारे लिए डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर वही आप चिकन नेक कॉरिडोर से आप जाइएगा, ठीक है, त्रिपुरा से मेघालय जाइएगा, फिर असम जाइएगा, ठीक है ना, फिर चिकन नेक कॉरिडोर जाइएगा, ठीक है, फिर आपको बिहार आना हो तो बिहार आइएगा, अब जहां भी आपको जाना है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है ना, इस दूरी को कम करने के लिए बांग्लादेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है, सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, खास तौर से जब जब चाइना एक असर्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, तो उस इसको आप जियो पोलिटिकल में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी, ठीक है, हमको बांग्लादेश के साथ रिलेशन रखना, बेहतर रिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक तरफ भूटान है, भूटान के साथ हमारा बेहतर रिलेशन है ना। एक तरफ आपको नेपाल है, नेपाल के साथ इधर उधर होते रहता है, ठीक है, और एक तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। अगर बांग्लादेश के साथ आपका रिलेशन हैम्पर होता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपको चिकन नेक कॉरिडोर है उसको भी तो डिस्टर्ब कर सकता है ना, ठीक है। अगर चाइना बांग्लादेश अगर साथ आ गए, ठीक है, तो आपको ये जो चिकन नेक कॉरिडोर का जो इशू है उसको भी तो ये लोग प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझ गए। तो इस तरीके से वो ये जियो पोलिटिकल एंगल में भी आप बता सकते हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है,
के लिए भी हमको बांग्लादेश के साथ रिलेशन को बेहतर बना के रखना जरूरी है, ठीक है। और जो हम आपको पॉइंट बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी हमको क्यों हम बेहतर करना चाहते हैं, जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया है उसके साथ हम नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी क्यों बेहतर करके रखना चाहते हैं, आपको बता सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स? देश में खुद सर अस्थिरता है ठीक है, उसको हाँ जोड़ने वो के सही बोले। मिनरल रिच रीजन है, हाँ मिनरल रिच रीजन है। हाँ हाँ, देखिए हाँ अब ये पेन काम कर रहा है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये ठीक है, ये आपको चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। अगर किसी को जूम में नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है। तो इस तरीके से देखिए देखिए, ये तो हम आपको कारण बताएं, एक तो आपको वो हो गया कनेक्टिविटी। तो देखिए दूसरा क्या है ना कि इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में सुने हैं ना आप लोग? यस सर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, तो उसमें अगर हम बिना नॉर्थ ईस्ट के साथ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी को इंश्योर किए हुए, ठीक है, क्या हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बेहतर बना सकते हैं? तो बताइए, बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, नहीं नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या है कि हमारे हम आगे हम आपको वो पॉइंट हम लिखे हुए हैं, ठीक है, कि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमको बांग्लादेश का जरूरत है, ठीक है। ये आपको एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है, ये एक पुल की तरह काम करेगा बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज, ठीक है। और ये जो टेरनी ऑफ डिस्टेंस जो आप सुनते हैं, ठीक है, बांग्लादेश उसको क्या करेगा, अगर हम उसके साथ कनेक्टिविटी को और बेहतर करते हैं, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, ठीक है, चाहे वो अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी हो, ठीक है, या पोर्ट्स के थ्रू हो, तो क्या क्या एग्रीमेंट्स वगैरह हो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैप समझ गए ना पूरा हम मतलब आप लोगों को क्यों बोले थे देख के आने के लिए, अब समझ में आया? जी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए, क्योंकि इसको अब हम नहीं थोड़ा, नहीं। ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम आपको अभी मैप अभी रहने देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर हमको त्रिपुरा से अगर हम चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू जाएंगे तो हमको देखिए कितना लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा ना, तो ये जो डिस्टेंस कहा जाता है ना कि त्रिपुरा से आप मेघालय जाइएगा, फिर ऐसे आइएगा, ठीक है, फिर आप बंगाल में एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कहा जाता है कि आपको लगभग 1600 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, 1600 किलोमीटर। लेकिन अगर आप वही बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है, आप बांग्लादेश के थ्रू आप अगर वेस्ट बंगाल जाते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस घट के सिर्फ 600 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 1000 किलोमीटर का डिफरेंस। ये तो समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए कितना बेहतर रोल प्ले करेगा, है ना। हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ठीक है, या जो हमारा एक्सपोर्ट कॉस्ट है, उसको वो किस तरीके से कम कर देगा। देख रहे हैं सीधा 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है, उसके सक्सेस के लिए भी, ठीक है, हमारा बांग्लादेश के साथ बेहतर रिलेशन होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, तो हम आपको जैसे कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये सब हम आपको, ठीक है, तो उसी में अगर आप देखिएगा ना, ठीक, तो अगर आप, तो बांग्लादेश में दो पोर्ट है, ठीक है, मोंगला पोर्ट, ठीक है, और चिटागोंग पोर्ट, ठीक है। इन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, भारत को अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, भारत को इन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो चिटगोंग पोर्ट से अगर आपको जाना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट को जाना है, ठीक है, तो आप सिर्फ मतलब ये चिटगोंग पोर्ट से बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सिर्फ 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब पोर्ट का जो हमको एक्सेस मिला, ठीक है। तो हम आपको बताया ना कि गोल्डन फेज 2009 से लेकर 2024 तक, तो हम आपको यही सब चीज के लिए बोल रहे थे कि कनेक्टिविटी हमारा बेहतर हुआ, और कनेक्टिविटी पे दोनों देश का जोड़ क्यों है, वो उसके पीछे हम आपको कारण बताएं, ठीक है, कि इंडिया क्यों जोड़ दिया कि हम कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ बेहतर करते हैं, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंस के लिए,
इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है, या आप उसको आप इंडो पैसिफिक के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एडवांटेज जो हमको पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, ठीक है, उसको टैप इन करने के लिए हम बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, ठीक है। तो उसी में किया गया कि आपको मोंगला पोर्ट और चिटगांग पोर्ट के लिए दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि बांग्लादेश भारत को इन दोनों पोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, अनुमति प्रदान करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये आपको मोंगला पोर्ट और चिटगांग पोर्ट से सीधा वहां पर आपको उस पोर्ट का इस्तेमाल करके वो लोग बांग्लादेश में, सॉरी वेस्ट बंगाल में अपना सामान भेज सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं कि अगर हम चिटगांग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 200 किलोमीटर बचता है वहां से त्रिपुरा से, ये आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आप चिकन नेक कॉरिडोर से जाइएगा कितना पड़ेगा, 1600 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए कि कनेक्टिविटी पे क्यों जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसी में आपको मोंगला पोर्ट और चिटगांग पोर्ट का भारत को एक्सेस दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, जैसे कि हम क्या बताएं आपको कि बांग्लादेश के साथ हम लगभग 54 मेजर ऐसा रिवर है, ठीक है, जो हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक और सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है ना, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच इनलैंड वाटरवेज को भी डेवलप करने के लिए, ठीक है, एग्रीमेंट्स को साइन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पोर्ट का हो गया, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो गया, ठीक है, चाहे आपको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया ताकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर सके, सुदृढ़ कर सके, ठीक है। ये सब किस लिए किया गया, कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में बढ़ाने के लिए, ठीक है। और हम कनेक्टिविटी पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम कैटर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा, अगर आप कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये सारा आपको एस्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब उसी में आप चौथा पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हम आपको पीछे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एशियान, ठीक है, एशियान और इंडिया, ठीक है ना, इसके बीच में क्या करेगा, बांग्लादेश आपको एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इंडिया एक्ट ईस्ट के पॉलिसी के लिए भी, के सफलता के लिए भी हमारा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ एक बेहतर रिलेशन को रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। एक बांग्लादेश देखिए कि उसका कितना सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, और क्यों हमारे लिए आज डिप्लोमेटिक सर्कल में जो चिंता की जो लकीरें हैं, ठीक है ना, वो क्यों है, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर सब रीजनल, ठीक है, एंड मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स, ठीक है, उप क्षेत्रीय और बहुपक्षीय पहलों के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। कोई डाउट होता है तो डाउट पूछते चलिए, ठीक है। कोई इनिशिएटिव बता सकते हैं इंडिया जो सब रीजनल इनिशिएटिव जो इंडिया लिया हो साउथ एशियन रीजन में, कोई बता सकते हैं, कोई भी? मिस्टेक है सर। हाँ BBIN हाँ BBIN, बांग्लादेश भूटान नेपाल। ठीक है, एक BBIN हो गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज, एक और इंडिया पिछले साल अक्टूबर में ही किया है एग्रीमेंट कुछ साइन, बता सकते हैं आप लोग? अगर आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़े होंगे प्रीलिम्स के लिए तो हम उसमें इस बात का जिक्र किए, कोई बता सकते हैं? इंडिया एक और इनिशिएटिव लिया है, कोई भी? नहीं, सैटेलाइट तो है ही। अभी अक्टूबर में बोल रहे मोटर हाँ, मोटर व्हीकल के लिए नेपाल। नहीं वो नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम आपको क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, सीमा पार बिजली आपूर्ति की व्यवस्था, ठीक है। ये तो नेपाल से आ रहा है। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, ये आपको अक्टूबर 2024 में एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है।
जिसमें ये बोला गया है कि नेपाल जो है ना, ठीक है, नेपाल बांग्लादेश को, ठीक है, नेपाल का जो भी सरप्लस बिजली होगा ना, नेपाल बांग्लादेश को वाया इंडिया सप्लाई करेगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये जो दोनों आज के समय में जो इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सब रीजनल और सार्क तो है ही, सार्क का हम आपको सार्क भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो तो सार्क अब मीटिंग वगैरह तो खत्म ही हो चुका है, इसलिए हम उसका हम आपको बताए नहीं, लेकिन आपको मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स में हम सार्क का ही रेफरेंस दे रहे थे, ठीक है। तो सार्क का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम सब रीजनल में बोले तो एक BVIN, ठीक है। और अक्टूबर 2024 में जो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ, त्रिपक्षीय एक जो एक समझौता था तीनों देशों के बीच में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि नेपाल का जो सरप्लस बिजली है, ठीक है, वो वाया इंडिया बांग्लादेश को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो और आप देखें कि हम पीछे हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो अडानी का जो ड्यू है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, बिजली का बिल जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आज के समय में जो वहाँ इंस्टेबिलिटी और हमारे और बांग्लादेश के बीच में कहीं ना कहीं एक जो मन मुटाव हो रहा है, ठीक है, वो इन टाइप का जो इनिशिएटिव्स है ना उसको भी हैम्पर करेगा, उसको भी प्रभावित करेगा, ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं कि हमारा जो बाकी कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो भी प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम नेपाल का इकोनॉमी देखिएगा तो नेपाल की इकोनॉमी को अगर आप देखिएगा तो उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक तो उनके लिए टूरिज्म है, ठीक है, और दूसरा यही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बिजली जो सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इंडिया जो भी कोई इनिशिएटिव्स ले रहा है वो इस तरीके से वो प्रभावित हो सकता है अगर बांग्लादेश के साथ अगर हम रिलेशन को बेहतर नहीं रखेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बांग्लादेश हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात थोड़ा चैलेंजेस का कर लेते हैं, ठीक है, चुनौतियां क्या है। तो अगर आप जो हम रिकॉर्डेड वीडियो दिए हैं उसको देखिएगा ना तो उसमें भी वही सारी बातें हैं, ठीक है, चैलेंजेस में वही सारी बातें यहाँ भी आएंगी, ठीक। तो जैसे कि उसमें अगर आप देखिएगा तो हम बोले हुए हैं कि लैक ऑफ बाई पार्टीशन सपोर्ट, ठीक है। हम आपको शुरू में ऊपर बताए थे ना कि दो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, BNP और अवामी लीग, दोनों का देखिए इंडिया का टुवर्ड्स क्या अप्रोच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लैक ऑफ बाईपार्टीशन सपोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। हम आपको बताएं, ठीक है, कि किस तरीके से रोहिंग्या वाला इशू हुआ, ठीक है, चाहे बार बार यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इस इशू को किस तरीके से रेज किया जाता है ना। तो और ये एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन सकता है। तो इस तरीके से आपको इलीगल इमिग्रेंट हो गया। तीसरा हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, सीमा प्रबंधन, ठीक है। अगर आप अभी न्यूज देखिएगा तो वहां पर आप देखिएगा तो BSF, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करता है? हाँ, रेडिकलाइजेशन भी है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करता है? BSF करती है ना, ठीक है। तो BSF और वहाँ का जो बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है बांग्लादेश का, ठीक है, दोनों के बीच में इन दोनों के बीच, दोनों फोर्सेस के बीच, ठीक है, पिछले कुछ साल में, सॉरी, पिछले कुछ महीनों में, आपको दिसंबर जनवरी या इवन अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, एक टसल चल रहा है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट है कंसर्न, एक चैलेंजेस है, ठीक है। उसमें आप जो अभी जो चल रहा है ना वो ये BSF और बांग्लादेश का जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, ठीक है, उसका नाम देख लीजिएगा एग्जैक्ट क्या है। तो आप उसको आप रिसेंट एग्जांपल में भी आप उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हो जाता है डिलीवरी डेफिसिट। तो जैसे कि हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बताए थे कि ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि इंडिया प्रोमिसेस, ठीक है, बट चाइना डिलीवर्स। मतलब कि हम जैसे कि हम बोलते हैं कि हम आपको $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन उसका क्या हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल उनको कितना दिया जा रहा है और वो कितने समय में दिया जा रहा है। कि हम एग्रीमेंट तो साइन करके आ गए कि भैया हम आपको हम $500 मिलियन देंगे, आपको हम फलाना फाइटर जेट देंगे, ठीक है, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कनेक्टिविटी करेंगे, लेकिन सवाल होता है कि उस पर उसको फॉलो अप कितना किया जाता है, उसको लागू कितना किया जाता है,
ठीक है ना। तो इसको जो भी प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में है ना, इंडिया लैग करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो डिलीवरी डेफिसिट है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है। उसके बाद आप जो रिवर डिस्प्यूट्स है, तिस्ता तिस्ता के बारे में आप लोग बराबर सुनते होंगे, है ना, कि बांग्लादेश चाहता है कि हम तिस्ता रिवर एग्रीमेंट भी आपके साथ करें। ठीक है, मतलब इंडिया के साथ वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि बांग्ला जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसका एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है। ठीक है। उनका मानना है कि इसके कारण हमें नुकसान होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का मानना है। ठीक। तो इस तरीके से आपको जो रिवर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है अगर हम इंडिया बांग्लादेश का बात करें तो। ठीक है। छठा आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन। जब से ये सरकार गई है, शेख हसीना की सरकार गई है, ठीक है, तब से जो आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज के वहां पे जो अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, माइनॉरिटीज को पे जो अटैक हो रहे हैं, चाहे उसके दुर्गा पूजा पे जो हुआ, ठीक है, या आपको अभी आप देखे होगा इस्कॉन के जो मॉन्क हैं, ठीक है, उनको लेके जो पूरा बांग्लादेश में एक जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है। इस तरीके से जो इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन है वो भी एक हमारे लिए कंसर्न है। अगर रेडिकलाइज होंगे तो जैसे कि हम पीछे आपको बताएं कि पास्ट में भी हुआ है ऐसा कि एक और फ्रंट हमारे लिए सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे लिए एक और फ्रंट खुल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वहां पे जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए भी एक काफी चिंता का सबब है। ठीक है। उसके बाद सातवां आप वही जो चीन का जो प्रेजेंस बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप वो एक चैलेंजेस है। ठीक है। तो इसी में अगर आप डेटा डेटा अगर आप जानना चाहें, ठीक है, तो चाइना चाइना आप जो बांग्लादेश के जो बांग्लादेश जो है, ठीक है, बांग्लादेश को, ठीक है, चाइना के पास बांग्लादेश का जो डेट है टुवर्ड्स चाइना आज के समय में, ठीक है, लगभग $18 बिलियन है। ठीक है। और हमने देखा है पास्ट में कि चाइना किस तरीके, और बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक अभी स्थिति है, ठीक है ना, तो वो काफी खराब है। यही आप 2 साल 3 साल पहले देखिएगा तो न्यूज आया कि बांग्लादेश का ग्रोथ रेट ज्यादा है, आया था ना न्यूज। तो वहां पे इंडिया को लोग ट्रोल करने लगे थे, है ना, कि देखिए हम आपसे बांग्लादेश भी आगे निकल गया। ठीक। लेकिन आज देखिए उनकी क्या स्थिति है। तो वहाँ का जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ठीक है, जो इकोनॉमिक कंसर्न है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, और जो चाइना का पेनिट्रेशन है, ठीक है, जो चाइना का उपस्थिति है उसको कहीं ना कहीं और वो फील करेगा, उसको कहीं ना कहीं और बढ़ाएगा। ठीक है। और ऑलरेडी चाइना जो है, जो बांग्लादेश जो है, चाइना को $18 बिलियन आपको वो करता है। ठीक है। और इकोनॉमिक जो उसका हालत है, तो वहां पे उसको चाइना भी जो है ना इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं उसको वो टैप करना चाहेगा। ठीक है, उसको वो इनकैश करना चाहेगा। और पास में भी आप देखे होंगे कि चाइना हमेशा ऐसे सिचुएशन को, ठीक है, अपने जो उनका जियो पॉलिटिकल जो गोल होता है, ठीक है, या जो भी उनका स्ट्रेटेजिक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो पास्ट में इस्तेमाल करता आ रहा है। जैसे आप हम्बन टोटा पोर्ट का नाम सुने होंगे, ठीक है, वहां पे भी क्या हुआ था कि बांग्ला की आपको श्रीलंका को कुछ डेट देना था उनको, ठीक है, मतलब उनको रीपे करना था, रीपे वो नहीं कर पाए। ठीक है। उसके बदले में उनको क्या देना पड़ा, हम्बन टोटा पोर्ट उनको 100 साल के लिए लीज पे देना पड़ा। ठीक है। इस तरीके से जो चाइना का जो प्रेजेंस है, ठीक है, और बांग्लादेश का भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेजेंस है ना उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है। और हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ एट करंटली जो है, तो हमारा वो स्कोप उसमें लिमिटेड हो जा रहा है। ठीक है ना। तो हम उस पर कितना एंगेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो वो एक कंसर्न है। और चाइना तो बैठा ही हुआ है। ठीक है। तो वो इस सिचुएशन को पूरा अपने हिसाब से, अपने जो उनका उनका जो अपना इंटरेस्ट है जियो पोलिटिकल, ठीक है, स्ट्रेटजिक, उसको वो अचीव करने के लिए उसको पूरा भुनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो चाइना का जो बढ़ता जो उपस्थिति है वो भी एक कहीं ना कहीं एक कंसर्न है अगर हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात करें तो। ठीक है।